Okay, now you can see it is given here. The length of the road per 100 square kilometer of area is known as density of roads. So the distribution of road is not uniform in the country. यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है. ये चीज भी आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि why road density is not uniform in the country. Then you have to analyze and transform the answers in your words, because it is basic question which is not given in the chapter. Okay, so density of all road varies from only 10 kilometer in Jammu and Kashmir to 375 kilometer in Kerala, and national average is 75 kilometer. यहाँ पे different situation, different data दिया है. तो I think it is given after 2-3 pages के बाद ये दिया हुआ road density का, ठीक है, जहाँ पे railways वाला topic है. We will find out. Now you will please go through. Keeping in view the volume of traffic and passenger, the road network is inadequate. About half of the roads are unmetalled, and this limits their usage during the rainy season. So what is the difference between metal road and unmetalled road? We have seen just before, unmetalled road, which is kacha road and made of pebbles and mud, which is not useful in the rainy season. Okay, so you can write this point also. The national highways, अब जैसे आप ये किसके लिए हो सकता है, वेस्ट बंगाल या बिहार, इन रीजन्स के लिए हो सकता है जहाँ पे कि रोड नेटवर्क इनएडिक्वेट है, और जनरली इन द रेनी सीजन और ड्यूरिंग द फ्लड्स जो रोड्स हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, वो यूजलेस हो जाती हैं, ठीक है. The national highways are inadequate too. Moreover, the roadways are highly congested in cities, and most of the bridges and culverts are old and narrow. So, जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की जरूरत है, गवर्नमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है टाइम पे, जिसकी वजह से रोड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो स्मॉल ब्रिजेस बने होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है. तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं रोड्स की जहाँ पे आपको याद रखना है. तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, जैसे हमने वहाँ पे इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस पढ़ा था, और फिर साथ साथ में इंडस्ट्रीज के साथ जो चैलेंजेस थे वो पढ़े थे. तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं रोडवेज का, तो साथ साथ में उनकी लिमिटेशंस क्या है या उनकी प्रॉब्लम्स क्या है वो भी हमें साथ साथ में पढ़ना है, ठीक है. सो दीज आर दी सेम कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी. ज्योग्राफी में हम कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पढ़ते हैं, तो वही सेम चीजें हैं जैसे कि रोडवेज के आपने अभी तक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस पढ़े हैं, ये जो है वो उनकी लिमिटेशंस हो जाएंगी. What are the problems of roads? Same, जैसे कि आपने यूनिफॉर्मिटी वाली बात यहाँ पे बताई कि रोड डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री, दैट यू कैन मेंशन, ठीक है. रोड क्या लिखा है ये, हाँ ओके, ये पॉइंट हमने नहीं लिया था. रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो ये मेंशन आप कर सकते हो, कहीं पे अनमेटल रोड है और कहीं पे मेटालिक रोड है, ठीक है. And keeping in view the same thing that this is written here, you can just go ahead. Now look at the roads versus railways. So अब हम दोनों को compare करेंगे, ठीक है. Are you getting all of you? प्रिया और स्वास्थी, आ रहे समझ में आप लोग को? Yes, ma'am. ठीक है. Now look at the same. This tunnel connects Manali to Lahaul Spiti Valley throughout the year. Earlier the valley was cut off for about 6 months each year owing to heavy snowfall. तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, जो हायर अल्टीट्यूड पे रहते हैं, जब स्नोफॉल होगा तो लोग जो है वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे. जो चीजें जो हम ट्रक्स के थ्रू जो भी सामान लेके जाएगा वो नहीं पहुँचा पाएगा उन हाई हिल्स पे, है ना. तो ये बहुत डिफिकल्ट होता था. तो 6 मंथ्स के लिए वो रोड क्लोज हो जाती थी हैवी स्नोफॉल की वजह से, ठीक है. सो द टनल इज बिल्ट विद अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस इन द पीर पंजाल रेंज. तो पीर पंजाल रेंज आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जो कि हिमालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट रेंज है, ठीक है. फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, शिवालिक रेंज से होता हुआ हिमाचल प्रदेश और पार्ट ऑफ नॉर्थ और ईस्टर्न साइड को ज्वाइन करता है जम्मू एंड कश्मीर रेंज को, ठीक है. इन रेंजेस में ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है, जहाँ पे कि इसको कनेक्टिविटी बनाने के लिए बहुत डिफिकल्टी आई होगी ऑब्वियसली टनल बनाने में भी,
जो माउंटेन्स को कट करके बनाया गया होगा, ठीक है। इट इज वेरी हाई, यहाँ पे कितनी हाइट लिखी है, एक मिनट, इट इज ऑलमोस्ट 3000 meters फ्रॉम द मेन सी लेवल, ठीक है, फ्रॉम द मेन सी लेवल ये 3000 meters हाइट पे बना हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा मेन सी लेवल होता है वहां से अगर हम इसको देखें तो 3000 meters हाइट पे ये टनल बना हुआ है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से हम, जिसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ली गई है, ठीक है। नाउ यू कैन सी द रोड्स हिली ट्रैक्स, आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्नेक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने कभी ट्रेवल किया हो, फिर आप दोबारा एक जगह से दूसरी जगह ऐसे घूमते हुए जाओ, जहाँ पे बहुत ही नैरो लैंड होती है, नैरो रोड्स होती है ना। सो हिली ट्रैक्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, और इसी तरीके की जो रोड्स हैं वो बॉर्डर रीजन्स में आपको दिखती हैं। नाउ 7.4 ट्रैफिक ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड अरुणाचल प्रदेश, आप देख सकते हो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कब क्या हो कुछ पता नहीं। Now roads can also be classified on the basis of type of material, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब आप रेलवे से स्टार्ट करें। ओके, देखिए रेलवेज इज ऑलवेज वी कैन से very useful when we have to take the bulky goods and so many passengers at the same time। जब हमें बहुत सारा सामान, बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो रेलवेज का इस्तेमाल किया जाता है, और रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर हाई एंड पैसेंजर्स इन इंडिया, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये हमें ब्रिटिशर्स की देन है, रेलवेज जो कि फर्स्ट रेल चली थी इंडिया में 1853 में, फ्रॉम थाने टू कहाँ से था, मुंबई टू थाने, ठीक है। एंड देयर आफ्टर लॉट ऑफ डेवलपमेंट गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया के रेलवे नेटवर्क सिस्टम में। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, along with the transportation of goods over long distances etc, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है इसके जो हम मेंशन कर सकते हैं कि रेलवेज का क्या यूज है। सो हम सिर्फ चीजों को लेके नहीं जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि इसका साइट सीइंग के लिए भी, टूरिज्म के लिए, पिलग्रिमेज यानी पीपल आर गोइंग टू कटरा, जम्मू एंड कश्मीर from West Bengal or from Kanyakumari, they are going for sightseeing, ठीक है भाई। हम yes, कौन बोल रहा है भाई, any doubt, any question, anyone? Okay, so ठीक है, तो इन सब इसके बहुत सारे हम कह सकते हैं मल्टीफेरियस यानी मल्टीपल यूजेस हैं इसके, ठीक है। सिर्फ सामान को ढोने के लिए ही नहीं मालगाड़ियां होती हैं, आपने देखा है कभी, हम पहले इससे पेट्रोल वगैरह भी इसी से ट्रांसपोर्ट होता था, अब तो पाइपलाइन सिस्टम आ गए हैं, लेकिन पहले जो रेलवेज होता था वो पेट्रोलियम वगैरह भी ट्रांसफर किए जाते थे, कोल भी लेके जाते हैं इससे, पैसेंजर्स भी जाते हैं इससे, ठीक है। जो बैग्स वगैरह जो आप देखते हो कैरेज वैन्स होती है उनमें लेके जाते हैं हम गुड्स को, तो इट इज वेरी important for the economy. Apart from an important means of transport, the Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years. Integrating force means it is what we can say, it is joining the entire country. हम बोल सकते हैं कि इंडिया को ये इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से ज्वाइन कर रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे लोग हम कह सकते हैं कि अपने काम करने के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए ट्रैवल करते हैं रेलवेज से, ठीक है। Then railways in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. So you can mention all these points in the importance of railways. The Indian Railways is the largest public sector undertaking in the country. Public sector in the undertaking तो है नहीं, ये तो आपने इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
Excuse me. Okay. Are you listening, everyone? बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है बिल्कुल आप लोग का। ठीक है, तो इट इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर का लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर है। ठीक है, जहाँ पे कि लाखों लोग जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, RSN में it is the largest public sector undertaking, that means it is providing largest number of employment in India. Understood? Now the second point is the first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853, covering the distance of 34 किलोमीटर। ठीक है, so 34 किलोमीटर के ही डिस्टेंस कवर किया था सबसे पहली जो रेल थी। यस सर। Okay, Aditya, I have sent your copies, okay? And I have taken your file. I have submitted your file. Okay, now look at the next one activity, that is find out the current railway zones and their headquarters. And also look at the headquarters of railway zones on the map of India. So it is not coming in your exam. Map of India में railway zones को आपको locate करने के लिए नहीं आएगा, but you should know that what are the railway zones. So accordingly coordinate कर लेंगे आप north, south, east and west. तो पहले तो ये main zones हो गए रेलवे के, and then you can coordinate. ठीक है, आप इसको coordinate कर लेना यहाँ से। आप मुझे बताओ कि कितने zones हो जाएंगे, कितने डायरेक्शंस हैं, कितने कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस हैं? किसी को नहीं पता है? यस, Train is not visible now. इट इज नॉट विजिबल। फिर से No, we are reading from notes. क्या हो गया है इसमें? Yes, ma'am, the screen is not visible. आप दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, ये 4 डायरेक्शंस हैं, तो कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस कितने होते हैं? 4 होते हैं। You have to find out how many railway zones are there in Ma'am, total direction 16 होते हैं। हाँ, तो कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस वही तो पूछा है मैंने। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्योंकि मैम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हाँ, तो जैसे नॉर्थ रेलवे हेडक्वार्टर्स हो गया, नॉर्थ रेलवे जोन हो गया। ठीक है, नॉर्थ रेलवे एंड देन साउथ रेलवे। तो आप देखोगे जब जहाँ से जिस जगह पे आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे उनकी ट्रेन्स पे लिखा होता है कि दिस ट्रेन इज फ्रॉम नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवेज, लिखा होता है कि नहीं? ठीक है, और जैसे कोऑर्डिनेट करोगे तो इसी तरीके से चेंज होता जाएगा। ओके, तो एक ट्रेन जब दूसरे जोन्स में जाती है तो ये उन ट्रेन्स पे दिखाई देता है, लिखा होता है उस पे, ये पता चलता है कि ये किस जोन से आ रही है। और सिमिलरली उनके जोन्स के हेडक्वार्टर्स होते हैं हर एक पर्टिकुलर रीजन में। जैसे इलाहाबाद में यहाँ पे जो है वो ऑफिस है DRM ऑफिस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रेलवे जोन जिसको बोलते हैं। ठीक है, so now look at the next one. The distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors. So it is basically influenced by physiographic, economic and administrative factors. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज किन चीजों से इन्फ्लुएंस होती है? वहाँ के फिजियोग्राफिकल फीचर्स की वजह से, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पे। ठीक है, अगर वहाँ का फिजिकल फीचर जो है वो टेराइन नहीं है, प्लेन्स में नेटवर्क कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस भी अच्छी होंगी। ठीक है, अब किसी हिली रीजन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो फीचर जो है वो अफेक्ट करेगा, तो रेलवे कनेक्टिविटी और नेटवर्क कम होगा और वहाँ पे ट्रेड वर्क यानी कि जो चीज़ों का गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट होगा वो कम होगा और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ भी कम होंगे।
ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिससे कि रेलवेज इफेक्ट होता है और रेलवे नेटवर्क जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ये समझ में आ गया आपको कि जो प्लेन्स रीजन है, जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, पंजाब हरियाणा से लेके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान, नॉट द एरिड पार्ट, गुजरात, जो सेंट्रल रीजन है जहाँ पे प्लेन्स है, उन रीजन्स में रेलवे का नेटवर्क अच्छा है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, हिमालयन बेल्ट जो है वो, और प्लेट्यू रीजन, ठीक है, जो साउथ में भी है, जो प्लेट्यू रीजन होगा, उन रीजन्स में भी रेलवे की कनेक्टिविटी कम होगी। ठीक है, नाउ लुक एट however a large number of rivers requiring construction of bridges across the wide beds pose some obstacles। ठीक है, तो जहाँ पे भी रिवर्स होती हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमें ब्रिज बनाने पड़ते हैं रेलवेज को पास करने के लिए। अगर मान लो कि अगर रिवर फ्लो कर रही है कहीं पे, तो एक जगह से ट्रेन अगर मूव कर रही है तो हमें उस ट्रेन को अगर हमें यहाँ लाना है तो हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा ना, तभी वो मूव कर सकती है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग ऑल्सो। एक ब्रिज को बनाने में कई साल लग जाते हैं। ठीक है, तो रेलवेज के लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे रीजन्स में जहाँ पे कि वैलीज है, गॉर्ज है या रिवर्स है, वाइड रिवर्स है, ठीक है, उन रीजन्स में जहाँ पे कि सीजनल फ्लड हो जाता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड्स, रेलवेज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इट पोज सम ऑब्स्टेकल्स। देन अनदर प्रॉब्लम इज, यहाँ पे लिमिटेशंस पढ़ रहे हो। अब आप क्या पढ़ रहे हो? लिमिटेशंस ऑफ रेलवेज पढ़ रहे हो। पहले आपने इंपॉर्टेंस पढ़ा था, अब लिमिटेशंस है। लाइक देन सेकेंड, इन द हिली टेरेन ऑफ रीजन। अब देखिए प्लेट्यू की बात हो रही है। अब जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू, उन रीजन्स में भी कुछ ऑब्स्टेकल्स है। रेलवे ट्रैक, मैम। हाँ जी, बोलिए प्रगति। मैम, ये जो कालका रीजन है, हाँ, कालका में कालका एरिया, यस मैम। बोलिए। मैम, ये डेक्कन में आता है या फिर नॉर्मल? क्योंकि ये तो मैम माउंटेनियस रीजन्स में आता है। देखो कालका जो है ना, ये चंडीगढ़ के पास पड़ता है ना? यस मैम। पंजाब का बहुत हाईयर रीजन है, isn't it? मैम, पर जब हम लोग गए थे कालका, तो वहाँ पे हिली एरियाज में ट्रेन चलती थी, तो कालका कह सकते हैं कि हिली एरियाज पे आते, टेरेन्स पर। यस, ठीक है, लेकिन उतना भी हिली नहीं है। समझ में, उतना भी हिली नहीं है, लेकिन कुछ स्लोपी है। ठीक है, अच्छा, जगह का नाम कालका क्यों है, ये बता दो प्रगति। जो आप कह रहे हो ना कालका, मैम वहाँ पर हो सकता है कि कोई कालका पहाड़ हो, ऐसी कुछ भी बोलो, है ना? वहाँ पे देखो कालका देवी मंदिर है। नो मैम, कालका या तो कोई राक्षस का नाम होता है या फिर कोई पहाड़ का। बेटा ये कालका है, ताड़का नहीं है। ठीक है, कालका देवी मंदिर है फेमस वहाँ का। ठीक है, यस मैम, सॉरी, आई फॉरगॉटन जस्ट द नेम, कालका देवी मंदिर। देखो कालका देवी मंदिर जो है बहुत फेमस है, उन्हीं के नाम पे जो है ये ट्रेन का नाम रखा गया है, कालका मेल। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड लिमिटेशन, सेकंड प्रॉब्लम क्या है? ये हावड़ा टू कालका जाती है। हाँ जी, ठीक है, तो देखिए सेकंड प्रॉब्लम कहाँ पे है? जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो पेनिनसुलर रीजन है, उन रीजन्स में भी ट्रेन को के लिए जो, क्योंकि हमें जो है वो ट्रैक्स जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, ट्रैक्स तो पता है ना सबको, रेलवे ट्रैक्स होती हैं जिन पे की ट्रेन चलेगी, तो वो इन प्लेट्यूज पे करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है,
difficult to cut the plateau and to make tunnels, to fill the gaps or tunnels. It is very difficult to make in this plateau region. Similarly, in the higher altitude also, जो हिमालय माउंटेन रीजन्स है, उनमें भी अनफेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस ड्यू टू हाई रिलीफ एंड स्पार्स पॉपुलेशन and lack of economic opportunities. These are some problems in the mountain regions. Understood everyone? RS1 में likewise it was difficult to lay railway lines on the sandy plains of western Rajasthan, swamps of Gujarat, forest tracts of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand. राइट. सो इन जगहों पे जहाँ पे कि ऐसी सिचुएशन हो, अनफेवरेबल कंडीशंस हो, वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को लाई करना, उनको ले डाउन करना डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से रेलवेज की कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो पाती. नाउ लुक एट द नेक्स्ट. ओके, शायद जो घाट्स है उन रीजन्स में भी ये प्रॉब्लम है सेम. जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स है फ्रॉम केरला से लेके कोंकण कोस्ट तक जो पार्ट है, वहाँ पे इन रीजन्स में भी जो रेलवेज है उनको स्टैब्लिश करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्रीन इज विजिबल टू यू एवरीवन? नो मैम. अभी भी नहीं दिख रही है? नो मैम. Ma'am, it is freezed. Freezed? मैम बीच में रुक जा रही है. Yes. Okay. You can see. ये तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो. मैम ये तो रामेश्वरम में पंबन ब्रिज है ना? Yes. ठीक है, आप देख सकते हो. It is the highest bridge in the world. No. In India मैम? यस, इंडिया में कह सकते हो. हाईएस्ट तो मैं नहीं बोलूंगी कि हाईएस्ट ब्रिज है ये इंडिया का, लेकिन इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन सी. जो आप देखते हो ना, जहाँ पे रामेश्वरम पॉइंट है, धनुषकोडी जिसको बोलते हैं, धनुषकोटी तक. और मैम इस ब्रिज में खुल भी जाता है जब शिप्स जाती हैं, तो ये ब्रिज सस्पेंड हो जाता है. यस, ठीक है. तो ये पंबन ब्रिज है जो कि रामेश्वरम में है. देन कोंकण ब्रिज, कोंकण रेलवेज का आप एक यहाँ पे लुक देख सकते हो, जहाँ से कि जो वेस्टर्न कोस्ट रीजन है शायद का है. इन बहुत ही डेंस फॉरेस्ट रीजन होने की वजह से यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज वेरी चैलेंजिंग टू कट एंड टू मेक दी रेलवे ट्रैक्स. यू कैन सी दीज आर सम रेलवे ट्रैक्स. आपने अगर चेन्नई आप अगर कभी जाएंगे तो इस तरीके की आपको जो ये दिख रहा है, ये सीन आपको दिखाई देगा. यस मैम, मैं गई हूँ, ऐसे ब्रिजेस देखने को मिले हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, RS1 में ये कुछ ट्रैक्स हैं. ट्रैक्स के बारे में हम देखते हैं. आप देख सकते हो कि सम ट्रैक्स आर ब्रॉड. ठीक है, सम ट्रैक्स आर यू कैन से मिडल गैप इनके बीच में. इट इज कॉल्ड मीटर गेज. ठीक है, एज सम आर वेरी नैरो. दीज आर वेरी नैरो गेज, इसीलिए हम उनको नैरो गेज कहते हैं. सो दीज आर नैरो गेज, नैरो ट्रैक्स. ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज सो? सम आर वाइड, ठीक है, सम आर नैरो. क्यों ऐसा? हु कैन स्पीक? इज देयर एनी प्रॉपर कोई इसमें स्पेसिफिक फीचर है इसका? Who will speak? मैम ये मैंने कहीं देखा था कि ऐसे ट्रैक्स होते हैं कहीं पे नैरो कहीं पे, क्योंकि कुछ ट्रेन ऐसी आती है वो डबल ट्रैक लेके चलती है, तो डबल सिंगल हो जाता है, तो नैरो में चलती है. अच्छा, देखो जैसे कि ये बहुत ही ब्रॉड गेज है. ठीक है, अब जब ट्रेन मूव करेगी वो तो इन्हीं ट्रैक्स पे करेगी. ठीक है, ये जो ट्रेन के जो आप देखते हो व्हील्स हैं, वो तो एक ही इक्वी डिस्टेंस पे होंगे कि नहीं होंगे? तो वो ब्रॉड गेज पे ही चल सकती है, वो नैरो गेज पे तो चल नहीं सकती. या फिर वो कुछ ऐसा सिस्टम है कि वो यहाँ से आके फिर वापस व्हील्स उसके यहाँ पे हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा ना.
RSML में क्या रीजन है? जो कि व्हील्स होंगे वो तो इक्वल डिस्टेंस में होंगे। देखो जो नैरो गेज होती है वो उस पे जो है वो ट्रेन्स के जो यस चलो ये लास्ट पॉइंट है, मैं खत्म कर दूं या मैं लंच के बाद ले लूं आपकी क्लास? ओके मैम। कैन आई टेक द क्लास आफ्टर द लंच? बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? थैंक यू मैम। थक गए सब लोग? क्वेश्चन भी नहीं सुन रहे मेरा? थैंक यू मैम। नो मैम, 2 घंटे जैसे पढ़े हैं। कोई बात नहीं, 2 घंटा काम हुआ है, मैंने तो 10 बजे स्टार्ट किया है, अभी 1 hour 15 मैम minutes। 50 मिनट्स का एक पीरियड होता है। हाँ कोई बात नहीं, मैं 1 पीरियड और लूंगी, उससे ज्यादा नहीं लूंगी, उससे ज्यादा नहीं बोल जाएंगे आपको। यस मैम, ये चैप्टर भी अच्छा है। हाँ ठीक है। Yes, ma'am. चलिए फिर ये वाला टॉपिक हम लंच के बाद Topics are good, ma'am. ठीक है। चलिए यू कैन टेक योर लंच। Okay, ma'am. थैंक यू मैम।